हेलो दोस्तों, मैं हरिंद्र आप सबका फिर से स्वागत करता हूं एक जीएस जोन में। मित्रों, अभी कई दिन से क्लास नहीं आ पाए थे। उसका कारण कुछ व्यस्तताएं थी, क्योंकि ऑफलाइन क्लास भी प्रारंभ हो चुके हैं और उसके अलावा अभी हाल फिलहाल में एग्जाम भी चल रहे थे, तो टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा था। ठीक है ना। और अब देखो, मैं कोशिश करूंगा कि टाइम निकाल के आपको प्रतिदिन या 2 दिन में एक क्लास देता रहूं। ठीक है ना। तो आप लोग अपना सहयोग बनाए रखें। मित्रों, आज मैं जो शुरू करने वाला हूं वो एक नया टॉपिक शुरू करने वाला हूं और वो है अर्थव्यवस्था। आप लोग जानते हैं, चाहे कोई भी परीक्षा हो, जैसे अभी हाल फिलहाल में पेट का एग्जाम हुआ था, तो उस एग्जाम में भी दोनों शिफ्टों में 4-4, 5-5 क्वेश्चन इससे बने थे। तो सामान्य तौर पर अगर हम देखें तो 4 क्वेश्चन, किसी में 3 क्वेश्चन, किसी में 5 क्वेश्चन है नहीं आते रहते हैं। तो इसीलिए मैंने आपको पहले मैं अर्थव्यवस्था कंप्लीट करा देता हूं। ये बहुत ज्यादा लंबा टॉपिक नहीं है, छोटा टॉपिक है। ठीक है नहीं, वैसे अगर पढ़ने को देखें तो बहुत डिटेल है, लेकिन जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है उन चैप्टर को मैं आपको इसके माध्यम से, क्लास के जो यूट्यूब चैनल के माध्यम से पढ़ाता रहूंगा। ठीक है मित्रों, तो ध्यान देंगे। सबसे पहले अर्थव्यवस्था क्या है, ये जो आप बेसिक जानेंगे क्या होता है अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी। ठीक है। अच्छा देखिए, ध्यान दीजिए, जब भी हम अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो जो अर्थ से आप लोग समझते होंगे, आप केवल ये देखिएगा, इस अगर शब्द को देखें, हम अर्थ को देखें, तो अर्थ का यहाँ पे जो मतलब है वो धन या वित्त से है। किससे है? धन या वित्त से है। और अगर हम इसको परिभाषित करें तो हम ये कहेंगे कि जहां धन संबंधी आय व्यय का लेखा जोखा, या जिस विषय में धन संबंधी कोई भी बात हो, वो सब्जेक्ट क्या कहलाता है? आपका अर्थव्यवस्था कहलाता है। ठीक है ना। ये तो एक जनरली बेसिक परिभाषा है। इसके अलावा बहुत से व्यक्तियों ने, बहुत से विद्वानों ने, बहुत से अर्थशास्त्रियों ने अर्थव्यवस्था की बहुत सी परिभाषाएं दी हैं, तो मैं इस क्लास में आपको बताऊंगा। ठीक है ना। सबसे पहले हम शब्द से शुरुआत करते हैं मित्रों, अर्थव्यवस्था। तो देखो, ये जो आया है शब्द अर्थव्यवस्था, ये इसकी उत्पत्ति ग्रीक भाषा से है। ये जो शब्द बना है ये ग्रीक भाषा से आया है। ठीक है ना, ग्रीक भाषा। अब जब ये ग्रीक भाषा से आया है तो कोई तो शब्द होगा ग्रीक भाषा का जिससे इसको लिया गया है, तो वो शब्द है आपका आइकोनोमिया। ग्रीक भाषा का एक शब्द है, वो है आपका आइकोनोमिया। आइकोनोमिया, ये जो आइकोनोमिया है, जिसको हम लोग इकोनॉमी बोल देते हैं, अरे इंग्लिश में इसको इकोनॉमी बोल देते हैं, ग्रीक में लोग इसको आइकोनोमिया बोलते हैं। आइकोनोमिया भी 2 शब्दों का मेल है, इसमें आइकस और नोमिया। अगर हम इसको अलग अलग करें तो ये आइकस या आइकस और नोमिया 2 शब्दों का ये मेल है। ठीक है ना। इनके अगर हम अलग अलग देखें तो आइकस का अर्थ जो होता है, अलग अलग करके अगर मैं अर्थ देखूं तो आइकस का अर्थ घरेलू होता है, और जो आपका नोमिया है इसका अर्थ होता है प्रबंधन। इसका अर्थ क्या होता है? प्रबंधन होता है। मतलब अगर हम पूरे आइकोनोमिया का अगर अर्थ देखें तो हम कहेंगे घरेलू साज सज्जा का प्रबंधन करना। ठीक है नहीं, अगर पूरे का अर्थ देखें तो घरेलू साज सज्जा का प्रबंधन करना, या हम ये कहेंगे कि घर का प्रबंधन करना ही क्या है? आपका इकोनॉमी है। ठीक है। अब देखो, कोई भी सब्जेक्ट हो मित्रों, हमेशा उस सब्जेक्ट का कोई न कोई विद्वान, कोई न कोई व्यक्ति जनक होता है। तो मैं बात कर रहा हूं आपको अर्थव्यवस्था की, तो जाहिर सी बात है कि कोई न कोई व्यक्ति इसका भी जनक होगा। तो अगर हम इसके जनक की बात करते हैं कि अर्थशास्त्र या अर्थव्यवस्था का जनक कौन है, अच्छा कोई कंफ्यूज होके वो कौटिल्य वाली जो किताब है, ठीक है ना, उसको यहाँ पे मत समझ लेना। उसका तो टॉपिक राजनीति है और ये यहाँ पे वित्त संबंधी बातें हैं, रुपया पैसा संबंधी बातें हैं। देखिए, इसके अगर जनक की बात करें तो एक व्यक्ति थे जिनका नाम था एडम स्मिथ। एडम स्मिथ जो थे वो इसके जनक कहलाते हैं। एडम स्मिथ कहाँ के थे? तो देखो, इनका जन्म जो हुआ था वो तो स्कॉटलैंड में हुआ था। इनका जन्म हुआ था स्कॉटलैंड में, और स्कॉटलैंड आप लोग जानते हैं कि ब्रिटेन संघ का अंग रहा है, इसलिए आपको बहुत बार ब्रिटेन भी देखने को मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा देखने को ब्रिटेन। तो ये ब्रिटेन के थे जो आपका स्कॉटलैंड इसी के तहत आता है, ब्रिटेन के तहत। ठीक है ना। इन्होंने जो कार्य किया वो भी ब्रिटेन के लिए ही किया था। अच्छा, अब इन्होंने देखो
एक किताब लिखी थी, इन्होंने एक किताब लिखी थी क्योंकि हर उस व्यक्ति को उस विषय का जनक कहा जाता है जिस व्यक्ति ने प्रथम क्रमबद्ध ज्ञान दिया हो। जैसे मैंने आपको हिस्ट्री पढ़ाई थी तो हिस्ट्री बताया है, पॉलिटी के बताए हैं, ठीक है ना। ऐसे ही जो एडम स्मिथ हैं वो आपकी अर्थव्यवस्था के जनक हैं, क्योंकि एडम स्मिथ ने पहला क्रमबद्ध ज्ञान दिया था इस विषय का, और इन्होंने एक किताब लिखी थी एडम स्मिथ ने। उस किताब का नाम क्या था? तो द वेल्थ ऑफ नेशन, द वेल्थ ऑफ नेशन इस किताब का नाम है, वेल्थ ऑफ नेशन, ठीक है। ये किताब जो प्रकाशित हुई है वो 1776 ईस्वी में प्रकाशित हुई है। द वेल्थ ऑफ नेशन जो किताब है वो 1776 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। एक और बात देखो, इन्होंने इस किताब में इकोनॉमी का स्तर क्या बताया था, तो मैं आपको बता देता हूं कि ये जो किताब है बहुत बार पूछता है कि किस इकोनॉमी का आधार है, तो इस किताब को माना जाता है शास्त्रीय इकोनॉमी, या जिसको बोलते हैं क्लासिकल, क्या बोलते हैं जिसको, इसको बोलेंगे क्लासिकल इकोनॉमी। क्लासिकल इकोनॉमी इसका आधार बताया जाता है, ठीक है। और दूसरा एक और बात कि ये जो किताब है इसमें जो क्लासिकल इकोनॉमी की बात की गई है, ये अगर अर्थव्यवस्था की दृष्टि से देखें तो ये व्यष्टि अर्थव्यवस्था का अंग है। कैसी अर्थव्यवस्था का अंग है? व्यष्टि अर्थव्यवस्था का अंग है, व्यष्टि अर्थव्यवस्था। अभी समझाएंगे आपको क्या होता है, ठीक है। तो आप इस किताब से ये कुछ पॉइंट याद रखेंगे। तो एडम स्मिथ को अर्थव्यवस्था का जनक माना जाता है, ठीक है। अब देखो कुछ परिभाषाएं हैं, मैंने कहा इकोनॉमी के विषय में कुछ परिभाषाएं हैं। सबसे पहले अगर हमने एडम स्मिथ पढ़ा है तो हम इन्हीं की परिभाषा को देख लेंगे, या ये कहेंगे इकोनॉमी के विषय में कुछ लोगों के कथन है। जैसे देखो अगर एडम स्मिथ की बात करें तो एडम स्मिथ ने जो इकोनॉमी की परिभाषा दी है, एडम स्मिथ के अनुसार जो इकोनॉमी की परिभाषा है वो क्या है, तो इन्होंने कहा है कि जो अर्थव्यवस्था है वो धन का विज्ञान है। अर्थव्यवस्था क्या है? इन्होंने अर्थव्यवस्था को धन का विज्ञान कहा। इन्होंने अर्थव्यवस्था को धन का विज्ञान कहा है, धन का विज्ञान, ठीक है ना। तो बहुत बार पूछ लेगा इनकी परिभाषा क्या है अर्थव्यवस्था के विषय में, तो एडम स्मिथ की परिभाषा है कि अर्थव्यवस्था को धन का विज्ञान कहा जाता है, धन का विज्ञान है अर्थव्यवस्था। ये परिभाषा दी एडम स्मिथ ने, ठीक है। अच्छा देखो इसके अलावा कई और लोगों ने परिभाषाएं दी हैं, बहुत से अर्थशास्त्री जिनकी अलग अलग परिभाषाएं हैं, तो आप इसको साथ साथ नोट करते चलिए, ठीक है ना। देखिए मैं आपको कुछ अन्य परिभाषाएं बताता हूं, वे क्या क्या है परिभाषाएं, ठीक है। देखो इस विषय में जो अन्य परिभाषा है वो है आपका एक जर्मन वैज्ञानिक, जर्मन अर्थशास्त्री कहिए, वैज्ञानिक क्या कहेंगे, जर्मन एक अर्थशास्त्री थे, ठीक है। जर्मनी के अर्थशास्त्री, उनका एक अपना कथन था इस विषय में, उनकी एक अपनी परिभाषा है, ठीक है। तो देखिए वो परिभाषा क्या है। उन्होंने कहा था कि अर्थव्यवस्था का उद्देश्य मानव समाज की प्रगति है, ठीक है ना। ये आपके कार्ल मार्क्स थे, एक जर्मनी के अर्थशास्त्री थे। उन्होंने कहा था कि जो अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था, ये दूसरी परिभाषा है। अर्थव्यवस्था के विषय में उन्होंने कहा था कि जो अर्थव्यवस्था का उद्देश्य मानव समाज की प्रगति है, अर्थव्यवस्था का जो उद्देश्य है वो मानव समाज की प्रगति है, मानव समाज की प्रगति, या आप इसको कल्याण भी कह सकते हैं। तो बहुत बार पूछा जाएगा कि अर्थव्यवस्था के विषय में ये कथन किस विद्वान का है, तो ये कथन कार्ल मार्क्स का है, जो कहाँ के थे, ये जर्मन के थे, एक जर्मन अर्थशास्त्री थे। अच्छा कभी कभी मित्रों इसकी किताब भी पूछ ली जाती है, तो इनकी किताब को भी देख लेना। इनकी किताब का नाम दास कैपिटल है। इनकी किताब का नाम क्या है, तो इनकी किताब का नाम है दास कैपिटल, दास कैपिटल्स, ये इनकी पुस्तक है, ठीक है। तो याद रखना कार्ल मार्क्स। अगला देखो, अगर हम
अन्य परिभाषा की बात करें तो कुछ और विद्वान हैं जिनकी इस विषय में परिभाषाएं हैं। जैसे अल्फ्रेड मार्शल की बात करते हैं तो इन्होंने अर्थशास्त्र को मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन बताया है। इन्होंने कहा अर्थशास्त्र क्या है, इन्होंने कहा अर्थव्यवस्था मनुष्य के व्यवहार, अर्थव्यवस्था मनुष्य के व्यवहार का विज्ञान है, व्यवहार का विज्ञान है। ये कथन किसका है, तो बहुत बार पूछ लिया जाता है इसको, तो आप याद रखेंगे। ये कथन अल्फ्रेड मार्शल का है। ये कथन किसका है, तो ये मार्शल का है। ये कथन अल्फ्रेड मार्शल का है, ठीक है ना। अच्छा मित्रों, इनकी एक किताब भी है अल्फ्रेड मार्शल की, उसका नाम और लिख लीजिएगा, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमी। इनकी जो किताब है उसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमी, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमी, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमी, ये इनकी किताब का नाम है, ठीक है ना। तो ये कुछ परिभाषाएं हैं प्रमुख व्यक्तियों की जो आपके एग्जाम में कई बार आती रहती हैं। कभी एडम स्मिथ की परिभाषा, कभी आपकी कार्ल मार्क्स की, कभी अल्फ्रेड मार्शल की, क्योंकि ये सभी अपने अपने देशों में बहुत प्रसिद्ध अर्थशास्त्री रहे हैं, ठीक है मित्रों। तो ये कुछ कथन थे। अच्छा देखो, अब हम प्रारंभ करते हैं आगे और मैं बताता हूं आपको कि जो अर्थव्यवस्थाएं हैं उनको कैसे बांटा गया है। जो अर्थव्यवस्थाएं हैं उनको अध्ययन के लिए किस तरह से बांटा जाता है, कैसे बांटा गया है, तो आप लोग ध्यान देंगे, ठीक है ना। मैं आपको बांट के दिखाता हूं। देखो मित्रों, कोई भी अर्थव्यवस्था हो उसको अगर हम अध्ययन करते हैं तो उसको दो तरह से डिवाइड किया गया है, ठीक है नहीं। अध्ययन के अगर आधार पर देखें तो अर्थव्यवस्था को दो तरह से बांटा गया है। आप ध्यान देंगे किस तरह से बांटा गया है। देखो कौन कौन से दो तरीके। विश्व की जो अर्थव्यवस्थाएं हैं उनको दो तरह से बांट के रखा गया है। एक को कहा जाता है आपका वीएसटी, एक को क्या कहा जाता है, जो पहला है नंबर उसको कहते हैं वीएसटी, इंग्लिश में इसको बोल देते हैं माइक्रो। इंग्लिश में इसको क्या कह देते हैं, तो इंग्लिश में इसको कह देते हैं माइक्रो इकोनॉमी, माइक्रो इकोनॉमी या वीएसटी अर्थव्यवस्था। दूसरी है इसको बोलते हैं समष्टि, दूसरी वाली को बोलते हैं समष्टि इकोनॉमी या इसको मैक्रो, इसको समष्टि को क्या बोल देते हैं, मैक्रो इकोनॉमी। तो आपको याद रखना है अर्थव्यवस्थाओं को अध्ययन के लिए दो तरह से बांटा गया है। अच्छा, इनमें आप देखेंगे कि अंतर क्या है, कैसे कैसे इनका अध्ययन किया जाता है। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बीएसटी की बात करें तो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, जैसे बीएसटी को याद करने के लिए आप ऐसे समझिए व्यक्ति, जैसे आपने हिंदी में संज्ञा पढ़ी होगी तो वहां व्यक्तिगत संज्ञा होती है ना, जैसे किसी का नाम है पर्टिकुलर नाम तो वो व्यक्तिगत है। ऐसे यहाँ बीएसटी को आप समझिए व्यक्तिगत, मतलब अगर मैं इसको परिभाषित करूं तो ये कहूंगा कि ऐसी अर्थव्यवस्था जो केवल एक व्यक्ति की जहां बात की जाए, किसी एक संस्था की बात करें या किसी एक ग्रुप की बात करें, मतलब जैसे कोई कंपनी का नाम ले लो, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, अमेजॉन की अगर हम बात कर लें, है ना। इसके अलावा अगर हमारे यहाँ छोटी मोटी भारत में भी कंपनियां उनकी बात कर लें, तो आप याद रखेंगे कि वीएसटी जो अर्थव्यवस्था है इसमें जो अध्ययन किया जाता है वो आप किसी एक व्यक्ति की इकोनॉमी का अध्ययन कर सकते हैं, एक व्यक्ति की, और इसमें एक परिवार की कर सकते हैं, किसी एक परिवार की, ठीक है ना। एक परिवार का एक निश्चित समय में, ऐसे समझिए कि एक परिवार का एक वर्ष में क्या आ रहा है और क्या जा रहा है, ठीक है ना। तो इसमें जो अध्ययन करेंगे वो व्यक्तिगत अध्ययन किए जाते हैं, इसीलिए इसको माइक्रो या छोटी वाली अर्थव्यवस्था बोलते हैं, ठीक है ना। तो एक व्यक्ति हो गया, एक परिवार हो गया, एक कोई संस्था हो गई, ठीक है ना। तो इनके विषय में अगर हमको अध्ययन करना है, इनके आय व्यय का लेखा जोखा जो किया जाता है वो वीएसटी में किया जाता है। किसमें किया जाता है, वीएसटी में। एक और बात समझिए कि पूछा जाएगा आपको कि इस वीएसटी का जनक कौन है, तो मैंने अभी आपको बताया था कुछ ही देर पहले कि एडम स्मिथ। कौन है, तो मित्रों इसका जो जनक कहलाता है वो एडम स्मिथ, एडम स्मिथ ही इसके जनक हैं वीएसटी के। इसके अलावा आपको कभी ये पूछा जाएगा कि बीएसटी का जो निर्धारण है, बीएसटी का जो निर्धारण होता है वो किस आधार पर किया जाता है,
तो वीएसटी का जो निर्धारण है वो उसकी कीमत के आधार पर होता है। वीएसटी इकोनॉमी में जो अध्ययन किया जाता है या उसका जो निर्धारण है वो कीमत के आधार पर होता है। ठीक है ना, ये बात याद रखना, वीएसटी में कीमत के आधार पर निर्णय किया जाता है। ठीक है, अच्छा इसके बाद की अगर हम बात करते हैं तो दूसरा वाला देखो जो समष्टि है। समष्टि की अगर हम बात करें तो आप इसको ऐसे समझेंगे, समष्टि का मतलब होता है समस्त, जैसे बोलते हैं ना यहाँ पे समस्त, समस्त का मतलब सभी हो गया। ठीक है, तो वही समष्टि है। मैक्रो कहते हैं इसको। मैक्रो का मतलब है कि बड़ी इकोनॉमी, बड़ी का मतलब है जिसका क्षेत्र काफी विस्तृत हो। तो जब भी हम समष्टि की बात करते हैं तो इसमें क्या आ जाएगा, देखो जैसे एक जिले की अगर इकोनॉमी की बात करें, है ना, एक राज्य की हम बात कर लेते हैं, एक देश की अगर हम बात करें, ठीक है ना, तो आप देखेंगे जिला, राज्य, देश, अगर इनकी इकोनॉमी की हम बात करते हैं तो ये सब कैसे आते हैं, ये सब समष्टि के अंग हैं। ठीक है, एक और देखो, अब समष्टि के अगर हम जनक की बात करें कि समष्टि का जो जनक है वो कौन है, तो समष्टि का जनक कोई और ही है भाई, वो है आपका जॉन मिनार्ड कीन्स। कौन है, तो उसका नाम है जॉन मिनार्ड कीन्स। ये व्यक्ति कहाँ के थे, तो मित्रों ये व्यक्ति भी ब्रिटेन के ही थे, इंग्लैंड के ही थे, जॉन मिनार्ड कीन्स। ठीक है, तो इनको समष्टि का जनक कहा जाता है और एडम स्मिथ को पूरी अर्थव्यवस्था का जनक कहा जाता है, उसके अलावा व्यष्टि का जनक कहा जाता है। अब देखो इसका निर्धारण, इनका निर्धारण कैसे होता है, तो इनका निर्धारण होता है आय के आधार पर। इनका आधार क्या है, आय, आय के आधार पर इसका निर्णय होता है। ठीक है ना, निर्धारण आय के आधार पर होता है। तो ये दो तरह से अर्थव्यवस्थाओं को अध्ययन के आधार पर बांट लिया गया है। अच्छा देखो एक बात मैं आपको और बताता हूं, वो और समझ लो। कभी आपको ऐसे पूछा जाएगा कि अर्थव्यवस्थाओं को दो तरह से सबसे पहले किस व्यक्ति ने अलग किया था, तो वो व्यक्ति भी कई बार पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो इसको जो सबसे पहले दो भागों में बांटा है वो आपका बांटा है, एक व्यक्ति रहे हैं रेगर फ्रिस, है ना, एक जो व्यक्ति थे, मतलब ये जो दो भाग बनाए हैं, तो आप ये लिख सकते हैं कि अर्थव्यवस्था को दो भागों में, अर्थव्यवस्था को दो भागों में, अर्थव्यवस्था को दो भागों में किसने बांटा है, तो रेगनर फ्रिस ने सबसे पहले इसको दो भागों में बांटा है। और कब बांटा था, तो ये बांटा था 1933 में। ठीक है ना, कभी पूछ लिया जाए कि दो भागों में सबसे पहले किसने बांटा, ये अलग अलग करके, तो इस व्यक्ति ने बांटा और इन्होंने बताया था कि ये वाले इसके जनक हैं और जो ये वाले वो इसके जनक हैं। ठीक है, बात क्लियर हुई। अच्छा देखो एक बात और समझो, जैसे कभी कहा जाए आपको कि जो अर्थव्यवस्था है इसका आधार क्या है, किस बेस पे काम करती है अर्थव्यवस्था, किस आधार पर काम करती है अर्थव्यवस्था, तो देखो अर्थव्यवस्था का आधार क्या होता है, आप समझिएगा, अर्थव्यवस्था मांग और पूर्ति पर काम करती है। मांग और पूर्ति, यही पूरी अर्थव्यवस्था का आधार है, मांग और उसकी पूर्ति करना। ठीक है, अच्छा कई बार देखो इसको ऐसे भी परिभाषित कर दिया जाता है, केवल यहाँ ध्यान देंगे आप लोग, इसको ऐसे भी परिभाषित कर देते हैं कि सीमित रिसोर्सेस, जो हमारे सीमित संसाधनों से असीमित जरूरतों का पूरा करना, है ना। बहुत बार इसकी ऐसे भी परिभाषा बना दी जाती है कि सीमित संसाधनों से असीमित जरूरतों का पूरा होना भी क्या है आपका, तो वो अर्थव्यवस्था कहलाता है। ठीक है, नहीं वो इस आधार पर मैं आपको बता रहा हूं। ऐसा क्यों है, तो ऐसा इसलिए है, आप लोग समझ पा रहे हैं कि जो सीमित आधार हैं, सीमित अगर हम आधार सीमित जो संसाधन की बात कर रहा हूं मैं, तो सीमित जो संसाधन है वो क्या है आपका, सीमित संसाधन। सीमित संसाधन ऐसे एक उदाहरण के तौर पे आप समझ सकते हैं। सीमित संसाधन की अगर हम बात करें तो देखो ऐसे समझो जैसे किसी व्यक्ति की एक महीने की जो इनकम है वो कितना रुपया है, एक माह का जो इनकम है वो उसका 5,000 रुपया है।
ठीक है ना। पर उसके परिवार की जरूरतें तो बहुत हो सकती हैं। अरे क्या 5,000 में गुजारा हो जाएगा? उसकी बहुत जरूरतें हो सकती हैं। पर आप जानते हैं कि जब इनकम ही 5,000 है तो 5,000 में गुजारा करना पड़ेगा। तो मैंने कहा सीमित संसाधन सीमित है, ये 5,000 रुपया आ रहा है, पर उसको बहुत कुछ करना है। जैसे मान लीजिए अभी कोई त्योहार है तो मिठाइयाँ खरीदनी है बच्चों के लिए, पटाखे खरीदने हैं, कपड़े भी खरीदने हैं, माताजी पिताजी की दवाई का भी खर्चा है। तो जरूरतें तो ढेर सारी है ना, ठीक है। तो वही बात आप याद रखेंगे कि सीमित संसाधनों से असीमित जरूरतों का पूरा करना इकोनॉमी है। इसका जो मूल आधार है वो क्या है? मांग और पूर्ति। बहुत मांग होती है और उनको पूरा करना ही इकोनॉमी होता है, ठीक है ना। तो मित्रों आज पहली क्लास थी इसलिए मैंने आपको केवल इसकी बेसिक जानकारी दी थी, ठीक है। कल की क्लास में हम समझते हैं इकोनॉमी के पार्ट्स, विश्व की इकोनॉमी को कैसे कैसे बांटा गया है, ठीक है ना। तो आप लोग वीडियो को देखिए और अपने नोट्स तैयार करिए। अब क्लास लगातार आएगी, ठीक है। तो आप लोग अपना नोट्स विधिवत रखें, क्योंकि आगामी जो एग्जाम है लेखपाल का, आप में से बहुत से ऐसे छात्र छात्राएं हैं जिन्होंने पेट के एग्जाम को अच्छे से दिया और वो क्वालिफाई भी कर जाएंगे आसानी से, ठीक है ना। तो बस जुटे रहिए अध्ययन में। और इसके बाद अभी 25,000 आप लोग जानते हैं कि मैंने अभी ऑफलाइन क्लास में बता दिया है, और आप लोग जान लीजिएगा जो लोग यूट्यूब से देखते हैं क्लासें, 25,000 नई वैकेंसी आने वाली है। इसके अलावा 74,000 के आसपास आपकी जो है शिक्षा विभाग में बेसिक शिक्षक के पद पर भी भर्ती आने वाली है, ठीक है। तो जुटे रहिए, पढ़ो पढ़ाओ लाइफ बनाओ HPGS।